गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में का स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था पैलियोलिथिक एज के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में। आज मैं उसका सेकंड लेक्चर लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्लास शुरू करने से पहले आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण युग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मेजो मतलब क्या होता है, बीच वाला पीरियड हो गया, और लिथिक मतलब क्या हो गया, स्टोन हो गया, या फिर हम लोग रॉक्स बोला जाता है, तो मध्य पाषाण हो गया। तो नाम इसका आप देख सकते हो। इससे पहले बताया था पेलियोलिथिक, पेलियो मतलब हो गया पहले हो गया, और लिथिक मतलब क्या हो गया, पाषाण, पाषाण काल से पहले वाला या पूरा पाषाण बोल सकते हैं। तो इस एज के दौरान जो हमारे जो लोग आदि मानव थे, ठीक है ना, वो आखेटक थे, मतलब हंटिंग करते थे और पशुपालक थे। पशुपालन का उन्होंने शुरू किया था। अब मैं बताऊंगा कैसे, वो चीज आपको यहां देखना है। देखिए, ऊपरी पूरा पाषाण युग का अंत, मतलब पैलियोलिथिक एज का जो मैंने पीरियड बताया था, वो कितना बताया था, 5 लाख टू 50,000 BC बताया था वो, सॉरी 10,000 BC। तो 10,000 BC तक बताया था, लेकिन 10,000 से 9,000, ठीक है ना। आप यहाँ पे टाइमलाइन थोड़ा देख लीजिए। 50,000 से कितना हो गया, 5 लाख से हो गया आपको, ये हो गया हमारा कितना, 10,000। ठीक है, ये क्या था, पूरा पाषाण काल का, ये पूरा पाषाण काल का क्या हो गया हमारा, ये टाइमलाइन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 10,000 से 1,000 साल। तो 1,000 साल क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है। इस पीरियड के दौरान क्या हो गया ना, मतलब 1,000 साल के दौरान क्या हो गया, ऊपरी पूरा पाषाण क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। ठीक है ना, मतलब पैलियोलिथिक एज का क्या हो गया, उसका एंड हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा यहां हो गया। और 9,000 BC से क्या हो गया हमारा, ये इसके बाद हमारा मध्य पाषाण युग का शुरुआत होता है। देखिए, आपको टाइमलाइन में उतना जाना नहीं, टाइमलाइन अलग अलग होता है। ठीक है ना, जो नई वाले एनसीईआरटी है, वो जो मेसोलिथिक का एज है वो आपको दिखाया जाएगा, उसमें 12,000 से लेकर 10,000 है, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो टाइमलाइन में उतना ध्यान देना नहीं है, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी। ये सारे क्या है, अनुमान के आधार पर ये आधारित है। ठीक है, तो देखिए 9,000 इसी ईसा पूर्व से के आसपास हिमयुग का अंत हुआ। हिमयुग के अंत के साथ ही हुआ और जलवायु गर्म और शुष्क हो गई। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 9,000 में क्या हो गया, ये मध्य पाषाण शुरू हुआ कब से, तो 9,000 में क्या हो गया, जो आइस एज था वो खत्म हो गया। आइस एज खत्म हो गया, इसका मतलब क्यों खत्म होगा, क्योंकि जलवायु धीरे धीरे गर्म हो रही थी और क्या हो रहा है, शुष्क हो रही थी। पहले आर्द्रता का मात्रा ज्यादा था, अब क्या आर्द्रता का मात्रा कम है। दो चीज आपको समझ में आ रहा है। तो इस हिमयुग के साथ साथ क्या हुआ, खत्म होने के साथ साथ क्या हो गया, मध्य पाषाण युग का क्या हुआ, शुभारंभ हुआ या फिर उदय हुआ। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जलवायु परिवर्तन किस युग में हुआ था, तो आपको याद रखना है मेसोलिथिक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो जलवायु परिवर्तन किस युग में हुआ था, मध्य पाषाण युग में। अब देखिए, जलवायु जब गर्म होगी, शुष्क होगी, तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जलवायु के परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधे और जीव जंतु में परिवर्तन हुए। मतलब पेड़ पौधे में क्या परिवर्तन हुआ, देखिए जब बर्फ क्या हो गया, ये गर्म होने के कारण, सॉरी जलवायु गर्म होने के कारण क्या हो गया, बर्फ पिघलने लगा। बर्फ पिघलने के कारण क्या हो गया, जो बर्फ के नीचे दबा हुआ हमारा ग्रासेस था, घास था, वो क्या हो गया, वो सतह पे आ गया। ठीक है ना, और जहां पे ज्यादा बारिश हो रही थी वहां पे अब क्या होने लगी, कम बारिश होने लगी। मतलब भारत का क्या हो गया, देखिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। देखिए ये वाला, ये इलाके में क्या था, पूरा बर्फ था, तो इस इलाके में क्या हो गया, धीरे धीरे ये निचले वाले इलाके में क्या हो गया, बर्फ पिघलने के कारण क्या हो गया, सतह पर घास आने लगा। और इधर जहां बारिश ज्यादा हो रही थी, यहाँ पे कम बारिश होने लगी। मतलब इस वाले इलाके में क्या हो गया, बारिश की मात्रा कम होने लगी। तो इससे लोगों के लिए रहने के लिए एक अच्छा निवास स्थान बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इस कारण से क्या हो गया, अब लोगों को क्या हो गया, जो घास की ज्यादा बढ़ने के कारण क्या हो गया, घास में जो निर्भर हमारे जो जानवर होते हैं, घास पर निर्भर क्या हो, जो जानवर है, एनिमल्स है, वो क्या, उनकी संख्या बढ़ने लगी। अब उनकी संख्या जब बढ़ने लगी तो उसके कारण क्या हो गया, जो लोग आदि मानव थे, वो लोग उनके पीछे पीछे जाते थे शिकार करने के लिए। तो शिकार करने के लिए जाते थे तो उनके गतिविधियों के बारे में जानने लगे कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं, बच्चे देने का महीना कब कौन सा होता है, वे कौन सा खाना पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो सारे चीजों के बारे में वो लोगों को ज्ञान होने लगा। ठीक है ना, अब जब ज्ञान होने लगा तो वो लोग सोचने लगे क्यों ना इन जो जंगली जानवर है इनको पालतू बनाया जाए। ठीक है ना, तो पालतू बनाने के लिए उन्होंने क्या किया,
अपने घर के आसपास जब भी जो घास खाने वाले जानवर आते थे उनको थोड़ा बहुत कुछ खाना देने लगे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे हुए हैबिचुएटेड होने लगे, उनके साथ क्या घुलने मिलने लगे और साथ ही आसपास रहने लगे। और दूसरी बात क्या है, साथ ही साथ वो अन्य जंगली जानवर जो हिंसक पशु थे उनसे क्या हुआ, उन लोगों से उन जो घास खाने वाले जानवर है उनको रक्षा करने लगे। तो दो फायदा हुआ, एक तो उनको खाना मिल गया सामने और साथ ही साथ हिंसक पशुओं से उनकी रक्षा हो गई। इस प्रकार धीरे धीरे वो क्या पालतू बन गए और इस प्रकार जो मध्य पाषाण के युग के लोग थे वो लोग क्या बन गए, पशुपालक बन गए। तो आपको लॉजिक याद रखना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूटी याद रखना पड़ेगा, जिस तरह मैं सीक्वेंस से बताया वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हिमयुग होगा, हिमयुग से क्या हो गया, अंत हो गया, तो जलवायु गर्म हो गई, जलवायु गर्म होते तो क्या हो गया, घास आ गया, घास आने के कारण घास पे जो निर्भर जो जीव है उनकी संख्या बढ़ गई और उसके बाद क्या, आदिमानव उनके बारे में जानकारी हासिल करने लगे और उसके बाद क्या हो गया, वो लोग अपने उनको पालतू बनाने के बारे में सोचे और उसके बाद उनको खाना देकर उनकी रक्षा करके क्या हो ना, वो लोग धीरे धीरे पालतू बन गए, ठीक है ना। अब वो पालतू बनाते थे, कौन से जानवर को पालतू बनाते थे, ठीक है ना, तो पालतू बनाते थे उन्हीं जानवरों को जिनके सींग और दांत क्या छोटे छोटे होते थे, ठीक है ना, क्योंकि जो बड़े सींग वाले जो जानवर है उनको भी पालतू बनाना संभव नहीं था और दांत वाले भी संभव नहीं था। सबसे पहले जो पालतू बनाया था वो कौन सा था, डॉग था, कुत्ता था। बाद में भेड़, बकरी, बारहसिंगा, हिरन तो हुआ नहीं है, गाय, इस सब जानवरों को क्या हुआ, पालतू बनाया गया, ठीक है ना। तो ये देखिए जलवायु परिवर्तन का जीव जंतु पे असर हो गया। पहला मैंने बता दूंगा, पेड़ पौधे पे असर बता दिया क्योंकि घास उगने लगे ज्यादा और उसमें क्या हो गया, हमारा जो जलवायु परिवर्तन जो हमारा पेड़ पौधे की संख्या क्या हो गया, वो भी बढ़ने लगे ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला देखिए, अगला प्रभाव क्या हुआ, मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर हुआ। अब देखिए बर्फ पिघल गया, मतलब इसके क्या हो, क्षेत्र का ज्यादा विस्तार हो गया, बर्फ पिघल हो गया, बर्फबारी। अब जो आदि मानव थे अब नए नए क्षेत्रों में जा सकते थे, ठीक है ना। दूसरी बात मतलब अब वो मैप में दिखाता हूं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये वाला बर्फ पिघलने के कारण जो लोग पहले इस वाले भारत के मध्य वाले क्षेत्र में सीमित थे, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य भाग में ही जो सीमित थे वो लोग क्या अब उत्तर की तरफ जा सकते थे ना, क्योंकि इधर बर्फ पिघल गया तो सारे लोग अब कहां जाने लगे, अब उत्तर की ओर जा सकते थे, मतलब उसका लोगों क्षेत्र बढ़ गया। अब इधर बारिश ज्यादा होने के कारण क्या, इधर लोगों का बसाव नहीं था, अब बारिश कम हो गई तो अब लोग इधर भी आने लगे। तो इसके कारण क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट की तरफ भी क्या हो गया, इसका जो एक्सटेंशन होने लगा, जो मानव बसाव था या आदि मानव का जो बसाव था उसका क्षेत्रफल में क्या हो गया, विस्तार हो गया, एक्सटेंशन हो गया। समझ में आ रहा है कैसे, तो एक जलवायु परिवर्तन कारण इतने सारा हो रहा है। देखिए अब इसके बाद हम लोग जाते हैं, ये हमारे दो प्रभाव थे, एक तो हो गया पेड़ पौधों और जीव जंतु प्रभाव, दूसरा क्या हो गया, मानव का क्षेत्रगत विस्तार हुआ। आपको एक एक चीज रखना है, ऐसा पूछा जा सकता है। देखिए ये एसएससी वगैरह में नहीं पूछा सकता, लेकिन यूपीसी स्टेट पीसीएस में कभी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्या यदि जलवायु परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा ये फायदा हुआ, तो पहला क्या होगा, जीव जंतु और पेड़ पौधे में असर, दूसरा मानव का क्षेत्रगत विस्तार हो गया, ठीक है। अगला क्या है, यह 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा, ठीक है ना। इसका जो टाइमलाइन क्या है, 9000 ईसा पूर्व से 4000, ठीक है ना, यह अनुमानित है। यह युग पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच संक्रमण काल है, ऑब्वियस है, दो के बीच है, मेजो नाम है बीच में, तो इसका आगे कौन है हमारा, पैलियोलिथिक एज, और अंतिम में क्या है, नियोलिथिक एज, दोनों के बीच का पीरियड है, संक्रमण काल का है, ठीक। संक्रमण मतलब किसी दो के बीच। अगला देखिए, मध्य पाषाण के लोग शिकार करके, मछली पकड़ के खाद्य वस्तु बटोर कर पेट भरते थे। देखिए हंटिंग करना, मछली पकड़ना, ठीक है ना, और खाद्य वस्तु बटोरना, फूड गैदरिंग करना, ये तीन तो था ही पहले डे। पैलियोलिथिक में भी ये तीनों एक्टिविटीज थी, ठीक है ना, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, आगे चलकर वे पशुपालन भी करने लगे। कारण में बताया पशुपालन क्यों, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया। तो इस एज में क्या, चार आजीविका के चार साधन है। पहला क्या हो गया, शिकार, मछली पकड़ना, खाद्य वस्तु बटोरना और पशुपालन हो गया, चार हो गया। लेकिन इससे पहले वाले में मतलब पैलियोलिथिक में या पूरा पाषाण में तीन था, शिकार, मछली पकड़ना और खाद्य पकड़ना, उसमें पशुपालन नहीं था। आपको एक एक चीज याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो पशुपालन किस एज के दौरान किया था, तो मेसोलिथिक हो जाएगा। इनमें से शुरू के 3 पैसे पूरा पाषाण युग से चले आ रहे थे और अंतिम पैसा नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जो पशुपालन है इसका और भी इंपोर्टेंस कहां बढ़ जाता है हमारा, आपको नियोलिथिक एज में बढ़ेगा, मतलब नवपाषाण में, ठीक है। तो अगला देख लीजिए हमारा मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं। देखिए कौन से औजार इस्तेमाल करते थे,
सूक्ष्म वो पत्थर के छोटे बहुत छोटे छोटे औजार थे, मतलब जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है, मतलब पत्थर के छोटे छोटे नुकीले हथियार का इस्तेमाल किया था। जैसे देखिए ये मान लीजिए औजार है, ये पत्थर से इस तरह से काट के छोटे छोटे नुकीला बनाया था। और इसको क्या होता ना, इसको डंडों में बांध के, इसको डंडों के साथ बांध के, इसको डंडों के साथ अटैच कर दिया जाता था, ठीक है ना, बांधकर, और उसे भाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता था पत्थर का, एकदम नुकीला छोटे छोटे पत्थर। तो छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसको क्या कहता है, माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा होता है, ठीक है ना, माइक्रोलिथ, लिथ मतलब पत्थर होता है, ठीक है ना, तो माइक्रोलिथ हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको, इसीलिए इसको जो मध्य पाषाण का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोलिथ भी है, माइक्रोलिथ एज भी बोला था इसे, ठीक है। देखिए हर चीज का आपको कोई भी पाषाण युग में कुछ भी कोई भी एक पढ़ना है, 3-4 चीजें देखना है। एक तो पहला देखना है उसका टाइमलाइन देखना है, ठीक है ना, उसका समय काल कौन सा है, ठीक है ना, उसमें परिवर्तन, जलवायु का क्या होना, जलवायु में क्या परिवर्तन हुआ वो देखना है, और जलवायु के परिवर्तन होगा उसके कारण क्या हो गया हमारा, उसका जो प्रभाव है वो देखना है, और साथ ही साथ क्या है उसके औजार देखना है, औजार और हथियार कौन सा उपयोग करते थे, और उसका कौन सा देखना है, पूरा स्थल। ये 4 और 5 चीज जानना है। क्या क्या पहले आपको देखना टाइमलाइन, फिर औजार, पूरा स्थल और जलवायु में परिवर्तन, यही 4 चीज देखना है आपको, ठीक है। मध्य पाषाण काल के स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य एवं पूर्वी भारत में, कृष्णा नदी के दक्षिण में, राजस्थान के बागोर स्थल में काफी मात्रा में पाए गए हैं। देखिए सेम चीज वही है, जो पैलेलिथिक एज में साइड था वही है, राजस्थान था ही, उसमें भी दक्षिण के उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे भी वही था। यहाँ पे क्या था, दक्षिण के उत्तर प्रदेश लिखिए, या फिर हम लोग इसको बेलन घाटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मध्य एवं पूर्वी भारत, मध्य भारत में क्या हो जाएगा, भीमबेटका होगा, ठीक है ना। पूर्वी भारत में कौन होगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सारा चीज वही है, अंतर नहीं है। तो जो पूरा स्थल है मध्य पाषाण युग का, उसमें, और जो हमारा जो पैलेलिथिक एज का है, ठीक है ना, पूरा पाषाण युग का जो हमारा पूरा स्थल है, ठीक है ना, वो सारे हमारा क्या है, सेम ही है लगभग। एक्स्ट्रा क्या है इसमें, कृष्णा नदी के दक्षिण में, ये देखिए एक नया क्या आ गया हमारा, बागोर का स्थल, बागोर, ये आपको याद रखना है। बागोर क्या है, मेसोलिथिक से है, बागोर पैलेलिथिक में नहीं था, पूरा पाषाण में नहीं था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में पूरा पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला गया है, राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, 2 जगह है, ठीक है। आपको मैं सारा का लोकेशन दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, जिसका लगभग 5000 ईसा पूर्व से हो सकता है। ये टाइमलाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान के एक पुराने झील, नमक झील में के संभर के जमाओ के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच आसपास पौधे लगाए जाते थे, ठीक है ना। ये 3 चीज आपको याद रखना, पौधे कब लगाए थे, कहाँ मिला, इससे साक्ष्य राजस्थान में नमक झील के सामने, ठीक है। आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूं, देखिए सेम चीज वही है जो मैं बताया था पैलेलिथिक में। सोहन घाटी है, वहां पे मिलेगा, राजस्थान वाला इलाका मिलेगा, मध्य वाले भाग में, मतलब यहाँ भीमबेटका वाला, और ये सोहन घाटी मतलब उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, ठीक है। फिर यहाँ पे का पूर्वी भारत मतलब यहाँ झारखंड वाला, ठीक है। तो इस वाले इलाके से होता है हमारा। तो आपको 2 चीज विशेष रूप से याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला, पूर्व कहाँ मिला, आदमगढ़ और राजस्थान में। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये मेसोलिथिक वाला हो गया, ठीक है। इतना हमारा मेसोलिथिक आपको याद रखना है, ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। क्या रखना है, आपकी माइक्रोलिथ याद रखना है। इस औजार क्या है, माइक्रोलिथ, छोटे छोटे औजार का इस्तेमाल किया था। 2-4 आपको साइट याद रखना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या रखना है, इसका टाइमलाइन, और क्या इसका प्रोफेशन था, और इसका जलवायु, बस इतना ही। आप टेंशन न ले, मैं लास्ट में एक बार उसका टेबल बना दिया हूं, सारा एक चीज करेक्ट हो जाएगा। ये तो मैं इतना समझने के लिए बताया हूं, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए हमारा, देखिए यहां पे आगे हमारा नवपाषाण युग या खाद्य उत्पादक। इस दौरान में क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग एक ऐसी वस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। आप थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो टाइमलाइन है, मैंने 4000 तक बताया, कौन सा, मेसोलिथिक हो गया। 4000 के बाद क्या हो गया हमारा, नवपाषाण। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, भारत में जो नवपाषाण युग है ना, अलग अलग स्थान पे अलग अलग समय में मिला है, ठीक है ना। कोई 4000 से पहले भी आ गया, नवपाषाण युग में आ गया है, ठीक है ना, मतलब खाद्य का उत्पादन करने लगे, ठीक है ना, मतलब फूड का प्रोडक्शन होने लगा। बहुत सारे 4000 के बाद भी हुआ है, तो मैं वही सारी चीज देखना है। तो नवपाषाण युग का क्या एक फिक्स टाइमलाइन नहीं है, इसलिए ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग एक ऐसी वस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है।
यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है। ठीक है ना, कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अब दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। कहाँ गया? देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये हमारा कौन सा सुलेमान रेंज है पाकिस्तान का, और ये क्या है हमारा किरथार रेंज। दोनों पहाड़ के बीच जो हमारा क्या है, ये है हमारा मेहरगढ़, और यहीं पे पास में हमारा बोलन दर्रा, इसी से होके पार होता है बोलन दर्रा। ईरानी लोग, ईरान के लोग कहां से आते थे? इसी की थ्रू आते थे, बोलन दर्रे से होके। बोलन दर्रे के नजदीक बसा हुआ कौन सा हमारा, ये डॉट में दिखाया हूं, ये हो गया कौन सा है, ये हो गया हमारा, ये मेहरगढ़ हो गया। ठीक है, देख रहे हैं इंडस नदी किनारे है सुलेमान। सारा लोकेशन आपको याद रखना, लोकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है? बलूचिस्तान में है, ये यहाँ पे मिला है। विंध्य पर्वतों के उत्तरी पृष्ठों पर ये कुछ पाषाण 5000 ईसा पूर्व है। मेहरगढ़ वाला कितना? 7000 साल पुराना, 7000 ईसा पूर्व। ये वाला कितना? 5000 ईसा पूर्व। ठीक है ना, बिंदु वाला मध्य भारत का। और दक्षिण भारत में क्या है? देखिए दक्षिण भारत में 2500 ईसा पूर्व है, से अधिक पुरानी नहीं होगी। अब भारत के दक्षिण और पूर्वी भागों में ऐसे स्थल महज 1000 ईसा पूर्व के है। देखिए सबका टाइमलाइन देख रहे हैं ना, कोई 1000 ईसा पूर्व है, तो कोई 2500 ईसा पूर्व है, कोई 7000, कोई फिर 5000 है। इस कहने का मतलब ये है कि जो पूरा पाषाण, ये सॉरी हमारा नियोलिथिक एज है, नवपाषाण है, ये क्या है, अलग अलग समय काल के आधार पे आपको मिला है। ठीक है ना, आपको ये ध्यान देना है। इस युग में देखिए इसका औजार कौन सा इस्तेमाल किए जाते हैं? इस युग में औजार कौन सा इस्तेमाल किया जाते हैं? पॉलिशदार पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिशदार मतलब आप पूरा सरफेस क्या होता है, आप चिकना होता है। ठीक है ना, आप एक चीज मैंने इससे पहले बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। कहाँ चला गया? ये देखिए, ये जो मैं पत्थर बताया था, ये क्या है? देखिए ये पूरा खुरदरा है। ठीक है ना, ये सरफेस चिकना नहीं है। इसी को यदि हम और रगड़ते हैं, ठीक है ना, तो रगड़ने के कारण क्या होगा, ये इसका सतह क्या हो जाएगा? चिकना हो जाएगा। तो ऐसे चिकना हुआ जो पत्थर है उसका इस्तेमाल होता था हमारा कहाँ पे, हमारा नवपाषाण युग में। ठीक है, तो ये पॉलिशदार, एक ही खासियत है इसका, पॉलिशदार। इससे पहले वाला में माइक्रोलिथ, और उससे पहले वाला में आपको मैंने बता चुका हूं। ठीक है ना, तो मेजोलिथिक में क्या हो गया हमारा, माइक्रोलिथ का, और इसमें क्या, पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का उपयोग किया जाता था। वे खासतौर पर कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। ये कुल्हाड़ियां देश के पहाड़ी इलाके और अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई जाती थी। ठीक है ना, ये तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है ना, कि सिर्फ आपको याद रखना कौन सा, पॉलिशदार पत्थर हो गया। ठीक है, और हथियार औजार सब इसी से बनता था, और कुल्हाड़ी भी खास करके। आपने सुना होगा परशुराम के बारे में। ठीक है ना, तो परशुराम की जो कुल्हाड़ी था वो बहुत फेमस था। परशुराम की कुल्हाड़ी माना जाता है कि इसी एज के दौरान था। उनका फरसा बहुत फेमस था ना, आपको ध्यान आएगा आपको, तो वो ये वाला आपको याद आएगा उसको। ठीक है, आपको इसका प्रूफ आपको मिलता है। तो आपको क्या रखना है, सिर्फ इसमें सिर्फ पॉलिशदार याद रखना है। अगला देखिए, नवपाषाण युग के निवासियों का व्यवहार कुल्हाड़ियों के आधार पे, मतलब नवपाषाण के लोग जो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे, उनके आधार पे जो उनकी बस्ती मिला है ना, बस्ती को 3 भागों में बांटा गया। उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी, और दक्षिणी, 3 भागों में बांटा गया। तो पहले देखते हैं किसको, उत्तर पश्चिम वाला में। तो उत्तर पश्चिम वाला में देखते हैं कि कौन कौन सा उसमें है। तो उत्तर पश्चिम संस्कृति, जो उत्तर पश्चिम में जो हमारे साइट मिले हैं या पूरा स्थल मिले हैं, उनकी विशेषता क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो उसमें क्या मिला, विशेषता क्या है हमारा, ये गर्तवास है। गर्तवास मतलब गर्त मतलब गड्ढा में, एक गड्ढा में घर बना हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। और क्या ऐसी खासियत है, मृदभांड, जो मतलब उसकी जो बर्तन है, ठीक है ना, मतलब उसका जो बर्तन है, उसका बर्तन की विविधता, बर्तन में अलग अलग तरह का क्या है, ये देखिए, ये बर्तन है, मान लीजिए इसका जो घड़ा बना हुआ है, इसके अलग अलग टाइप से बनाया हुआ है, उसकी विविधता है। ठीक है ना, साथ ही क्या है, पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह औजार का प्रयोग किया गया है। देखिए अभी तक कहीं पे हड्डी का औजार आपको नहीं मिला है, सिर्फ नवपाषाण युग में ही क्या है, हड्डी का औजार मिला है आपको। ठीक है, तो ये आपको इसका खासियत है इस चीज का। दूसरा, इसमें सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव है, इसमें सूक्ष्म पाषाण कहीं मिला नहीं है, मतलब इसमें आपको जो माइक्रोलिथ है उसका अभाव मिलेगा। तो ये 5 चीजें क्या है, इस जो कश्मीरी नवपाषाण युग है उसका खासियत है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके कौन कौन से साइट्स है। ठीक है, तो देखिए उत्तर पश्चिम में क्या खासियत है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थल है कौन सा, बुर्जहोम। तो बुर्जहोम देखिए एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। एक एक पुरा स्थल के बारे में पूछा गया है। बुर्जहोम क्या है, जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थल। भुर्ज मतलब क्या है, भुर्ज वृक्ष से आया, एक पेड़ है उससे आया है।
तो उसका स्थल है। यह श्रीनगर से उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर स्थित है। देखो आपको लोकेशन में दिखा देता हूं, पहले कहां पे आप देख लीजिए, फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए हमारा कौन सा है, ये है झेलम नदी है, झेलम चेनाब, और झेलम के पास ही क्या श्रीनगर है। ये वाला जो पूरा साइट है हमारा, इस साइट को हम लोग बोलते हैं क्या, बुरझोम। श्रीनगर के 16 किलोमीटर हमारा, श्रीनगर 16 किलोमीटर हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। वहां नवपाषाण युगीन लोग एक झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे। मतलब जो गर्तवास का जो गड्ढा मिला ना, यहीं पे मिला है। मतलब जमीन के अंदर घर कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि जो गर्तवास है वो कहाँ मिला है, तो आपको बुरझोम में मिला। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये पूछा गया ऑलरेडी। और शिकार और मछली पर जीते थे। अब से झील किनारे होगा तो शिकार और मछली करेंगे, मछली मारेंगे। लगता है वे खेती से प्रचलित थे, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, तो पानी की सुविधा होगा तो खेती करेंगे यहाँ पे। तो आपको कुछ याद रखना नहीं, बुरझोम का लोकेशन याद रखना है और उसका क्या बोलते हैं उसको, जो उसका गर्तवास याद रखना है कि गर्तवास कहाँ मिला है, तो बुरझोम में मिला है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइट है जो नवपाषाण युग का एक साइट नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल दिया जाएगा, जिससे 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पूछा जाएगा बुरझोम, ठीक है ना, भीमबेटका, ठीक है। आपको ऐसे ऑप्शन दिया जाता है। पूछा जाएगा कौन सा नवपाषाण युग का पूरा स्थल है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, नवपाषाण का है बुरझोम, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो हमारा है दूसरा साइट है नॉर्थ, मतलब नॉर्थ वेस्ट का ही, मतलब उत्तर पश्चिम का ही जो संस्कृति का क्या है हमारा एक और स्थल है, कहां पे, गुफा कराल, जिसका अर्थ क्या होता है, कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि पशुपालन दोनों धंधे करते थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कश्मीर के नवपाषाण, अब देखिए इसमें हमारा जो कहा ये तो गुफा कराल हो गया, और कश्मीर के आसपास ही है हमारा। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग न केवल पत्थर और पॉलिशदार औजारों का प्रयोग करते थे, अपितु मजेदार बात है कि ये हड्डी के बहुत सारे औजारों का, हथियारों का उपयोग करते थे। देखिए कश्मीर वाला जो हमारा बताया बुरझोम वाला या फिर ये वाला कश्मीर वाला, तो इसमें देखो 2 खासियत हो गई, गर्तवास हो गया, दूसरा हड्डी के औजार हो गया। ये दोनों याद रखना है। हड्डी के औजार कहाँ मिले हैं, तो पहला हमारा हो जाएगा बुरझोम, ठीक है। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक और स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। मतलब चिरांद और बुरझोम या कश्मीर 2 ही ऐसी जगह है जहां पे हड्डी मिले और कहीं नहीं हड्डी का उपकरण मिले, ठीक है ना। मतलब बोन्स का जो हम लोग इक्विपमेंट मिला है वो कहां पे हमारा, चिरांद और ये हमारा कश्मीर में बुरझोम में। इसका चिरांद का लोकेशन देख लीजिए आप। ये देखिए हमारा कौन सा, ये नदी है, गंगा नदी है, या यहाँ पे कौन है, पटना है। और ये साइड क्या है हमारा, ये देखेंगे जो गंडक नदी के किनारे है, ठीक है ना। ये क्या हमारा चिरांद है, गंडक नदी के किनारे बिहार में है, ठीक है। देखिए चिरांद ही एक और स्थान है, ठीक है ना। चिरांद और बुरझोम 2 जगह में हड्डी के उपकरण मिले हैं। चिरांद कहां पे है, यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है, ठीक है। पटना से पश्चिम 40 किलोमीटर पश्चिम में है, ठीक है ना। यहाँ के उपकरण हिरण के सिंगों के हैं, ठीक है ना। यहाँ जो हड्डी मिला है वो किसका, हिरण के सिंग है। ऑब्वियस है, वो क्या है, मैदानी इलाका है तो घास होगा तो वहां पे हिरण होगा ही होगा। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई क्योंकि गंगा, सोन, गंडक और घाघरा इन 4 नदियों के संगम स्थल पर होने के कारण खुली जमीन उपलब्ध है, ठीक है। तो आपको माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये तो मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाका में पाषाण काल के लोग क्यों बस गए हैं, अभी तक तो कहीं मैदानी इलाका में था नहीं। तो ये इसलिए क्योंकि चारों नदी के संगम पे है ना, तो नदी के संगम में होने के कारण क्या है, यहाँ पे खुला जगह था, जंगल नहीं था, जंगल का अभाव था, इसलिए यहाँ पे लोग बस गए हैं। आपको कारण समझ में आना है, ठीक है। अभी तक आप देखेंगे चिरांद के अलावा कोई और ऐसा पूरा स्थल नहीं है पाषाण काल का जो मैदानी इलाकों में हो। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। आप इसको ध्यान देना, ठीक है ना। आपको ये मैदानी इलाका एकमात्र है जो मैदानी इलाका में है। अगला देखिए हमारा जो बुरझोम के लोग रुखड़े धूसर जो ग्रे वेयर है, ठीक है ना, ग्रे वेयर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब धूसर मतलब ग्रे कलर का क्या होता है ना, उसका इस्तेमाल होता था मृदभांड का, ठीक है। बुरझोम के लोग रुखड़े का उपयोग करते थे, ठीक है ना। यह रोचक बात है कि कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के साथ दफनाए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कब्र में अपने मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने की परंपरा कहाँ पे है, तो आपको बुरझोम में मिलेगा। तो बुरझोम का सारे खासियत बुरझोम का है। तो कुत्तों को साथ में दफनाने की परंपरा बुरझोम में, हड्डी का हथियार बुरझोम में मिलेगा आपको, ठीक है ना।
और गर्तवास बुर्जों में मिलेगा। ठीक है, ये सारे हो गए। ये तो हो गया, मैंने बता दिया। अन्य किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन लोगों में शायद नहीं है, ऐसा कहीं पे नहीं मिला है, मतलब कुत्तों को दफनाने की परंपरा। बुर्जोम के पास सबसे पूर्वी तिथि 2700 ईसा पूर्व है, किंतु चिरान में मिली हड्डियों को 2000 ईसा पूर्व से बहुत पहले नहीं रखी जा सकती है। तो ये आपको टाइमलाइन हमको याद नहीं करना, ऐसी कोई काम की नहीं है। ठीक है ना, फिर भी मैं बता दिया हूं। अगला देखिए, ये दूसरा समूह है कौन सा, एक तो मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट वाला। अब क्या हमारा दूसरा समूह है, नवपाषाण युग के लोगों का दूसरा समूह है दक्षिण भारत में, गोदावरी नदी के दक्षिण में है। गोदावरी नदी के दक्षिण में आपको मिलेगा। ये कौन कौन सा देख लीजिए। वे लोग आमतौर पर नदी किनारे ग्रेनाइट, आपको पता है कि जो हमारा मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में बता चुका हूं, जो डेक्कन प्लेट्यू है या दक्षिण भारत है, वो क्या है, लावा से बना है। लावा क्या है, ग्रेनाइट होता है। तो ग्रेनाइट के पहाड़ियों पर ऊपर या पठारों के ऊपर बसते थे। ठीक है ना, ये तो इस लोकेशन आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो वो ग्रेनाइट की पहाड़ियों पे या ऊपर पठारों के ऊपर बसते थे। ठीक है, इसका गोदावरी नदी। वे पत्थर की कुल्हाड़ियों और कई तरह के प्रस्तर फलकों का इस्तेमाल करते थे, मतलब पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल, और पत्थर के क्या होता था ना, वो ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, पकी मिट्टी की मूर्तिका फिगरिन्स का से प्रकट होता है। ठीक है ना, ये बहुत सारे ये लोग क्या करते हैं ना, मिट्टी को पका के बहुत सारी मूर्तियां बनाते थे। इसका साक्ष्य भी कहाँ मिला है, सिर्फ गोदावरी में, अभी तक और कहीं नहीं मिला है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। वे बहुत से जानवर यथा गाय, बैल, भेड़ और बकरी पालते थे। ठीक है ना, और सिलबट्टे का प्रयोग करते थे। सिलबट्टे मतलब हो गया, जैसे गांव में क्या होता था, मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल सिलबट्टा का होता है। जैसे नहीं होता है, आप ये एक पत्थर होता था, उसके ऊपर से इस तरह से मसाला पीसने के लिए गांव में होता है। ठीक है ना, तो इसे सिलबट्टे के रूप में बोला जाता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा कैमरा हिल गया, अब देख लिया आगे। ठीक है ना, तो सिलबट्टे का इस्तेमाल कहां होता था, गोदावरी की दक्षिण नदी में। सारा साक्ष्य आपको याद रखना है। आगे देखिए, हमारा तीसरा समूह। तीसरा समूह कहां है, यह असम की पहाड़ियों में मिलता है। असम की पहाड़ी और नवपाषाण औजार मेघालय के गारो पहाड़ियों में भी मिलता है। तो असम की पहाड़ी और गारो पहाड़ियां। इसके अलावा कहां कहां है, इसके अतिरिक्त बिंद के उत्तरी प्रदेश, मतलब विंध्याचल पर्वत के उत्तर में मिर्जापुर पठार, मतलब बेलन वैली या बेलन घाटी, इलाहाबाद जिला, मतलब ये सारे जगह पाया जाता है। इलाहाबाद जिला में ईसापुर 6वीं सहस्त्र शताब्दी, मतलब 6000 BC में चावल का उत्पादन का साक्ष्य भी प्राप्त किया गया है। देखिए ये वाला आपको याद रखना है। सारे चावल का साक्ष्य कहां मिला है, इलाहाबाद जिला में। अगला क्या है, देखिए और से कौन कौन से हमारे नवपाषाण साइट है। कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, सगनकल्लू, टी नरसीपुर, तेक, कलकोकोट, तमिलनाडु के पेयमपल्ली, आंध्र प्रदेश के, ठीक है, उत्तनूर, महत्वपूर्ण पुरास्थल है। ठीक है ना, ये सारी चीजें ये आपको नहीं जाना टाइमलाइन। दक्षिण भारत का नवपाषाण 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक है, ये वाला आपको टाइमलाइन देखना। ये सारे लोकेशन मैं आपको इसका मैप भेज दूंगा, ये सारे लोकेशन आपको दिखना है। तो ठीक है, छोटे छोटे साइट है, इसको आपको ध्यान नहीं देना उतना। ठीक है ना, फिर भी आप देख सकते हैं। अब देखिए कर्नाटक के जो पिकली हल है उसका खासियत क्या है। कर्नाटक के पिकली हल में नवपाषाण युगीन पशुपालक थे। ठीक है ना, और गाय, बैल, बकरी आदि का पालन करते थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम आगे, वे इसकी खासियत क्या है, वे खंभे और खूंटे गाड़ कर मवेशी को बाड़े में रखते थे। बाड़ा बनाते थे, मतलब ऐसे बाड़ा, ये हो गया बाड़ा बना दिया ऐसे करके, ऐसे बाड़ा बना दिया। और बाड़ा के अंदर क्या था, ये लोग भेड़ बकरी को रखते थे। अब वहीं पे वो लोग क्या था, उनके बीच में मौसमी शिविर बनाते थे, और उनका क्या होता है, बीच में अपना घर भी बनाते थे, और चारों तरफ क्या होता है ना, जानवर थे। इसलिए बनाते थे ताकि जंगली जानवर क्या होता है उनको खा ना जाए, उनसे रक्षा करने के लिए बाड़ा बनाते थे। ठीक है, इन बाड़ों में वे गोबर जमा करते थे, फिर सारे शिविर को स्थल पे आग लगाकर उसे साफ कर देते थे। ठीक है ना, क्यों साफ करते थे, आग लगा क्यों देते थे बाद में, जब यहां से जाते थे कहीं और, ठीक है ना, तब इन शिविर को जो रहने वाले जो ये इसका आवास है उनको क्या जला के वो कहां घर चले जाते थे, मतलब ये कहीं दूसरी जगह चले जाते थे, घर नहीं। तो ये हो गया हमारा इसका। क्यों जलाते थे ऐसा, ताकि अगले मौसम में फिर शिविर लगाया जा सके। ठीक है ना, इसलिए। पिकलीहल में राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। राख के ढेर कहां मिले हैं आपको,
पिकली हल में। क्यों? क्योंकि वो लोग जलाते थे। इसलिए मैंने पूरा स्टोरी, जब तक ये पूरा स्टोरी आपको याद नहीं रहेगा, ये फैक्ट्स आपको याद नहीं रहेगा, इतना कोई काम का नहीं है आपका, लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट है। राख और ढेर का साक्ष्य, तो ये सारा उसका अंडरस्टैंडिंग है। अगला देखिए, उस समय के लोग क्या थे? नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। अब मैंने बताया था मेसोलिथिक में क्या हो गया, पशुपालक थे। इसमें क्या होता है, वो लोग खेती करना भी शुरू कर दिए थे। वे पत्थर की कुदालों को क्या कहा जाता है? तो हो कहा था, हो, ठीक है ना। खोदने के लिए डंडों से जमीन खोदते थे, ठीक है, डंडों से जमीन खोदते थे, ठीक है ना। पत्थर के पॉलिशदार औजारों के अलावा सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी इस्तेमाल करते थे। वो मिट्टी और सरकंडे से बने गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आयताकार घर, ऐसा घर बनता था, या फिर गोल वाला घर भी बनता था। आपको देखा, अब गोल वाला घर भी बनेगा, ऐसे ऐसे बनाते थे वो लोग, ठीक है। ये गोलाकार घर था, तो ये भी वो लोग बनाते थे। तो गोलाकार घरों में रहने वाले लोगों की संपत्ति पर सामुदायिक नियंत्रण होता है। मतलब कम्युनिटी का उसका ओनरशिप क्या था? सारी कम्युनिटी के लोग उसके मालिक होते थे, जो गोलाकार घर होते थे, ऐसा माना जाता है। जो भी हो, नवपाषाण लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। मतलब अस्थायी घर बनाने की परंपरा क्या होगी? कहाँ पे? नवपाषाण में। आप इतना समझ सकते हैं। अब जो अस्थायी घर है, अस्थायी घर मतलब वो कैसे रहने लगे? देखिए, तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, तो जलवायु परिवर्तन के बाद क्या हो गया? पेड़ पौधों में भी परिवर्तन आया। तो पेड़ पौधे परिवर्तन आया तो लोग क्या हो रहे हैं, जो आदि मानव है, तो पेड़ पौधे का फल देने का समय, पकने का समय, ठीक है ना, उनके बारे में क्या हो गया? उन लोगों ने जानकारी हासिल करना शुरू किया। कब वो पकते हैं, पकने के कितना समय लेते हैं, कौन सा मिट्टी में उगते हैं, ये सारी जानकारियां वो लोग हासिल करने लगे। तो ये हासिल करने के बाद क्या हो गया? इन लोगों ने, और साथ ही साथ क्या, तो वहां के जो बच्चे थे और बच्चों और औरतें क्या करती थी? खाना बटोरती थी। तो इससे भी क्या, उनको इन सब पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल करने में क्या होती? आसानी होती थी, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता ना, अब वो पौधे लगाने लगे। अब पौधे लगाने लगे तो पौधों को देखने के लिए क्या होता ना, उनको कई महीनों तक एक ही जगह रहना पड़ता था, ठीक है ना। उनको जानवरों से रक्षा करनी पड़ती थी, मौसम से उनको बचाना पड़ता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2-3 महीने तक वो अस्थायी रूप से रहने लगे। फिर उसको ये पेड़ पौधे हो जाने के बाद क्या होता ना, उसको भंडारण के लिए, उसका फिर बीज को बचाने के लिए, रखने के लिए, उसके लिए भी उनको क्या था? एक जगह रहना पड़ता था। इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया, वो लोग अस्थायी रूप से बसना शुरू किया। अस्थायी रूप से बसते बसते क्या होगा, उनका इस तरह से बस्तियों का भी क्या होगा, धीरे धीरे विकास होने लगा। देखिए, सारे कनेक्टिविटी है, सारे बहुत ही आसान तरीके से है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पे करा दिया हूं मैं अलग से। देखिए, मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है, ये मैं बता चुका हूँ। मेहरगढ़ संभवतः जहां स्त्री पुरुषों ने इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं व रुई उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो गेहूं का, जौ का उत्पादन कहाँ हुआ है? मेहरगढ़ में हुआ है। जौ का उत्पादन, रुई का उत्पादन सारे इसी इलाके में हुआ है। मैं लोकेशन दिखा चुका हूँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ठीक है ना। मेहरगढ़ में एक फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ये आपको, मैं आप जितना बार देखेंगे आपको उतनी फायदा होगी, ठीक है ना। ये देखिए, ये हमारा कौन सा है? सुलेमान रेंज के ये और किथार रेंज के बीचों बीच है यहाँ पे, ठीक है, बलूचिस्तान प्रांत। अब यहाँ पे आते हैं आगे हम लोग। तो भेड़ बकरी सबसे पहले पालना कहाँ सीखा? मेहरगढ़ में। जो गेहूं और रुई सब का मेहरगढ़ में पहली बार। मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है, ठीक है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुरझों में मैंने क्या बताया था? कुत्ता को दफनाया गया है। इसमें क्या है? मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए खाया गया होगा। मतलब वो लोग ऐसा विश्वास करते हो कि स्वर्ग लोक में जाने के बाद भी उनको खाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनको बकरी को साथ में दफना दिए, ठीक है। ये आपको उन लोगों की जो है ना मेंटेलिटी समझ में आएगा, जो उनका धार्मिक विश्वास क्या था वो इस घटना समझ में आएगा। तो परलोक में भी लोग खाने पीने की जरूरत होती है, इस चीज का ऐसा उन लोगों का विश्वास था पहले। चूंकि नवपाषाण अवस्था में कई वास स्थान अनाजों की खेती करते हैं और पशु पालते हैं, इसलिए अनाज रखने के लिए बर्तनों की जरूरत होती है, ठीक है। अब अनाज खेती होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? बर्तन चाहिए। फिर खाने पकाने और पीने के पात्रों की आवश्यकता होती है, इसके लिए बर्तन की आवश्यकता होगी। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में डेवलप होगी। मतलब पॉटरी का डेवलपमेंट भी इसी एज में हुआ है, क्योंकि पॉटरी
बनाते क्यों है? अनाज रखने के लिए, और अनाज का उत्पादन इस एज में हो रहा है। ठीक है, तो कुंभकारी किस एज में डेवलप हुआ है? हमारा न्यूलिथिक एज या नवपाषाण एज में। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदभांड मिलते हैं, बाद में चाक से बनने लगे। पहले क्या होता है, हाथ से बनाते थे लोग जो बर्तन होते थे, फिर बाद में क्या चाक से बनाने लगे। इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, दूसरा ब्लैक पॉटरी होता था, ब्लैक पॉट होता था, ठीक है ना, ब्लैक वेयर होता था, ठीक है ना, और ये ग्रे वेयर होता था, और चटाई की छाप वाले मृदभांड भी होते थे। तो इसकी खासियत है, आपको ध्यान रखना है। नवपाषाण युग में सेल्ट, कुल्हाड़ियां, वसूले, छेनी आदि का इस्तेमाल करते थे। सेल्ट होता था, ठीक है ना, कुल्हाड़ी, वसूले मतलब हंसुआ जो होता था, जो दराती जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल, छेनी का इस्तेमाल करते थे। ये सारी चीज ये कहाँ मिले हैं? उड़ीसा और छोटानागपुर पहाड़ी इलाके में मिले हैं। ठीक है ना, आपको ये लोकेशन याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला 3000 ईसा पूर्व और 9000 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के बीच पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशु निर्माण, लेखन आदि कौशल का विकसित हुआ। इसके कारण क्या हुआ था, ये वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में इस तकनीक में बहुत सारा डेवलप हुआ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ था। परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में ईसा की 6ठी सहस्त्र शताब्दी मतलब कितना 6000 बीसी 6000 बीसी के आसपास हुआ। पश्चिम एशिया में कितना 9000 ईस्वी के आसपास। ये बाकी सारे याद नहीं रखना आपको, ये कंपैरिजन याद रखना तभी आपको समझ में आएगा। भारत में लेट सेवा डेवलपमेंट, चावल, गेहूं, जौ आदि सहित कई महत्वपूर्ण फसलें इस महाद्वीप में इस अवधि में उपजाई जाने लगी और संसार में कई भाग गांव बसने लगे। लगता है यहाँ आकर मानव सभ्यता के द्वार पर पांव रखा, मतलब इसी एज में नवपाषाण एज से क्या हो रहा, मनुष्य क्या हो कि मानव सभ्यता का विकास इसी एज से हुआ। किससे? नवपाषाण काल से। बाकी आपको याद नहीं रखना, इतनी सारे जो मैंने बताया सिर्फ आपको याद रखना है कि जो तकनीकी प्रगति कब से हुई हम लोग का 6000 बीसी। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रस्तर युग में लोगों का भारी लाचारी थी। अब देखिए इसमें इस एज का जो हमारा स्टोन एज का क्या है, मजबूरियां क्या है? मजबूरियां वे पूर्णतः पत्थर के औजारों और हथियारों पर आश्रित थे। ठीक है ना, इसमें सिर्फ क्या औजार क्या था उनका, ये हथियार, स्टोन। ये एक उनकी लिमिटेशन थी, उनका एक क्या था, कमी थी, या कमी नहीं बोलते, सीमाएं थी, लिमिटेशन। इसलिए वे पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बना सके। ठीक है ना, आपको ये समझ में आएगा। तो पहाड़ी इलाके से दूर बस्तियां क्यों नहीं मिली? जैसे कोई नदी होता था तो नदी के किनारे किनारे क्या था ना, ये बस्ती बनता था। तो बस्ती कैसा होगा, लीनियर होगा ना, ऐसे बस्ती बनता था यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बस्ती, या फिर कोई पहाड़ी है तो पहाड़ी किनारे लीनियर होता था। ऐसे नहीं है ना, यहां से देखिए बस्ती इधर नहीं हुआ, इसकी चौड़ाई तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। मैं बताऊंगा कारण क्यों है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारा मजबूरी क्या था, नदी पे डिपेंड था या फिर पहाड़ी पे डिपेंड था। पत्थर पहाड़ी से मिलेगा, पानी कहां से मिलेगा, नदी से मिलेगा, ये चीज है आपको। इसलिए सारा क्या, इनका जो बस्तियां होगा सारे लॉजिकल है। कि ऐसा पूछा जाए कभी, मान लीजिए कि सभी जो उनकी जो पाषाण काल की बस्तियां थी वो क्या होगा, सब रैखिक है, लीनियर। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी थी कि पानी वहीं मिलता है, पत्थर वहीं पे मिलता है नदी किनारे। दूर में क्या होता है, इससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, मिलेगा नहीं। इसलिए आगे देखिए, वो पहाड़ियों के ढलानों पे, गुफाओं में या पहाड़ियों से युक्त नदी घाटियों में ही अपना निवास करते थे। ये तो मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। साथ ही काफी प्रयास के बावजूद भी सिर्फ उतना ही अनाज पैदा कर पाते थे जितना किसी तरह से अपना जीवन बसर कर पाते थे। तो अनाज का प्रोडक्शन भी कितना होता था, जितना उसका लाइफ चल सके। बताइए, जब सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब अधिशेष उत्पादन नहीं होगा, मतलब आवश्यकता से अधिक, जितना जरूरत है उससे ज्यादा नहीं होगा, तो बताइए उस चीज को क्या होगा, व्यापार करेगा? कोई आदमी व्यापार नहीं करेगा। इसलिए इस समय में क्या था, इस एज में व्यापार प्रचलन नहीं था, व्यापार में प्रचलन नहीं था। क्योंकि उत्पादन अधिशेष नहीं था। क्योंकि जितना उत्पादन, जैसे मान लो 10 रुपया, हम 10 रुपया पैसा तो नहीं था उस समय। जैसे मान लो 1 किलो चावल का हमने उत्पादन किया, तो 1 किलो चावल हमने क्या खुद कंज्यूम कर लिया, तो उसका क्या होगा, सरप्लस आपके पास है ही नहीं। जब सरप्लस नहीं होगा तो आप किसी को देंगे नहीं, आप किसी को देंगे नहीं तो क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, वो ट्रेड नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। तो व्यापार का प्रचलन उस समय नहीं था। व्यापार का प्रचलन कब हुआ, हड़प्पा सभ्यता में हुआ, जब क्या हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन का क्या हुआ, अधिशेष हुआ, आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ उस समय। और आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हथियार का क्या कमी थी। पत्थर के औजार से आप कितने उत्पादन कर लेंगे, ये चीज समझ में आएगा। तो ये इसकी भारी लाचारी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे सारा चीज हो गया। मैं एक एक चीज बताऊंगा, मेरे एक एक लेक्चर आप देखते जाइए आराम से, मैं आपको सारे बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, देखिए कुछ फैक्ट्स है जो मैं बताऊंगा आपको कि बेलन घाटी के बारे में आपने सुना होगा। जो बेलन घाटी मिर्जापुर पठार में उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है,
वहां पे क्या है, जो हमारा तीनों पाषाण काल का है, तीनों पाषाण काल का क्या है, साक्ष्य मिला है। मतलब यहाँ पे दिखाता हूं आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हूं मैं, बेलन घाटी, जो देखिए यह रोचक बात है कि मिर्जापुर जिले के अवस्थित बेलन घाटी विंध्य पर्वत के उत्तरी छोर पर पूरा पाषाण की तीनों अवस्थाएं, मतलब पैलेलिथिक के तीनों एज, जैसे कौन कौन सा, हमारा ऊपरी पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और निम्न पूरा पाषाण, तीनों मिला है उसमें, के बाद एक के बाद एक पाई गई है। मतलब जो हमारा हो गया पैलियोलिथिक एज है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, तीनों मिला है। उसके बाद क्या मिला है, जो मेजोलिथिक है उसका भी वहां पे साक्ष्य मिला है, और नियोलिथिक है, नवपाषाण है, उसका भी साक्ष्य मिला है। मतलब तीनों का, आप कितना जबरदस्त चीज है, ठीक है ना, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये मिर्जापुर पठार, ठीक है ना, ये वाला। यही बात नर्मदा घाटी में भी यही चीज है, नर्मदा घाटी में भी तीनों चीज मिला है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स है, मैं वो बता देता हूं। देखिए यहाँ पे मध्यकाल में क्या हुआ था ना, जिसे पर्यावरणीय बदलाव का काल माना जाता है, इसे लघु पाषाण के या माइक्रोलिथ के नाम से जाना था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज है, ठीक है, ये दूसरा चीज हो गया। जलवायु परिवर्तन के कारण हिरन, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय जैसे घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी है। ये कुछ सारे जो फैक्ट्स है जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना ही हो गया हमारा पूरा पाषाण का 2 लेक्चर है, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया हूं। और इसके सारे में जो क्वेश्चंस है, ठीक है ना, क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में आपको सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक भेज दूंगा, आप उसमें खुद ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं उसमें डेली उससे क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है। आज फिलहाल इतने रखता हूँ। कोई डाउट हो पाषाण युग से, ठीक है ना, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब कोई डाउट हो तो आप उसमें मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा आपको, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।